हेलो, गुड नून। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। हमारे खास शो स्वस्थ रहो मस्त रहो में आपका स्वागत है। आज हम अपने शो में बात करेंगे साइटिका की। साइटिका एक सामान्य दर्द है जो साइटिका नस के कमजोर होने या इसके प्रभावित होने से होता है। साइटिका शरीर की सबसे बड़ी नस है जो रीढ़ की हड्डी से पैर तक बिछी रहती है। साइटिका होने पर दर्द धीरे धीरे भी हो सकता है और बहुत तेज भी आपको अचानक से दर्द हो सकता है। आमतौर पर यह कमर से संबंधित नसों में सूजन आने के कारण होता है। इसमें बैक और पैर के नीचे तक असहनीय दर्द होने लगता है। साइटिका होने पर काफी कमजोरी होने लगती है। इसके अलावा भारी वेट उठाने में भी दिक्कत होती है। साथ ही पैरों में तेज झंझनाहट होती है। इसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी पैर के अंगूठे और उंगलियां सुन्न हो जाती है। ज्यादातर साइटिका अभी तक बुजुर्गों में ही देखने को मिली है, लेकिन अब यह बीमारी कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है। युवाओं को हाथ पैर और कमर में दर्द की शिकायत लगातार बनी रहती है। कमर पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी सेहत की मजबूती के लिए काफी जरूरी होती है। सिटिंग जॉब्स और स्मार्टफोन के इस दौर में सारा प्रेशर आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ रहा है। देश में 100 में से 80% लोग किसी न किसी तरह के कमर या पीठ के दर्द से परेशान रहते हैं। वेट बढ़ना, गलत पोस्चर में बैठ जाना, भारी वेट उठाना और मोबाइल एडिक्शन जैसे फैक्टर्स स्पाइन का प्रेशर बढ़ा देते हैं और उस पर प्रेशर लगातार पड़ता रहता है। तो आज इसी टॉपिक पर डॉक्टर्स के साथ लगातार हम चर्चा करेंगे। आप भी हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर विवेक शंकर हैं, हमारे साथ एडिशनल प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक, और साथ ही डॉक्टर जयदीप बंसल हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर टाइम निकालने के लिए। डॉक्टर विवेक, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, साइटिका क्या होती है? क्या ये बहुत कॉमन बीमारी है? क्या लोगों को इस बारे में पता है? क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि बैक पेन को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि वो बैक पेन साइटिका भी हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। साइटिका एक नाम दिया गया है जिसमें एक नर्व होती है, साइटिक नर्व होती है, जो स्पाइन की जो नर्व जो कि पैरों को सप्लाई करती है, वो एक मोटी नर्व होती है, वो साइटिक नर्व होती है, जो कि कूल्हे से लेके नीचे पैरों तक पूरा सप्लाई करता है। तो साइटिका उस नर्व में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाए, कहीं दबाव हो जाए, जहां से जिस कारण से उस नस की जो न्यूट्रिशन वो दब जाए या खराब हो जाए, उसके कारण उसमें दर्द होता है। हमारे शरीर में कभी भी कोई भी चीज जब कोई खराबी होगी तो उसमें शरीर एक इंडिकेशन देता है, दर्द करता है। उसी तरह साइटिका उस नस में खराबी होने के कारण या उस नस में कहीं ना कहीं दबाव होने के कारण होता है। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि ये होता क्यों? होता यह है कि जो हमारी नस, जो साइटिक नर्व है, वो एक पाइरिफॉर्मिक मसल होती है जिसके 11 अटैचमेंट होते हैं। उसके बीच से निकल करके पैरों के पीछे थाई में जाकर के, ग्लूटियल मसल के थ्रू जाकर के, थाई के थ्रू पूरा नीचे जाके और नी के पास बाइफरकेट होती है और उसके बाद वो नीचे जाकर के पूरे पैरों और उंगलियों तक को सप्लाई करती है। तो अगर नसों में कहीं भी रीढ़ की हड्डी से थाई तक कहीं भी दबाव आएगा, वो दबाव किस किस कारण से हो सकता है? जैसा आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वजन बढ़ने के कारण से हो सकता है, ज्यादा देर बैठने के कारण से हो सकता है, गलत पोस्चर में बैठने के कारण से हो सकता है, कोई इंजरी हो जाए पेल्विस में या हिप में उसके कारण से हो सकता है, कहीं पाइरिफॉर्मिक मसल में कहीं कॉन्ट्रैक्चर आ जाए, उसमें स्पाज्म हो जाए, जो आज के समय में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। जो लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, गलत पोस्चर में बैठ के काम करते हैं, तो वो पाइरिफॉर्मिक मसल में स्पाज्म आ जाता है और वो मसल को, वो नर्व को दबा देता है, उसके कारण साइटिका होता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉलम स्टेनोसिस हो सकता है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो सकता है, जिसका मतलब है कि जो रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है, वो अगर किसी कारण से, अगर वो जो नसें जा रही हैं उसको दबाव डाले, या रीढ़ की हड्डी की जो अलाइनमेंट होती है वो अगर चेंज हो जाए, उसमें खराबी आ जाए, उसके कारण खान पान का देखें तो खान पान में विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है, स्मोकिंग के कारण हो सकता है, और
और भी बच्चों में भी अलग कारण होते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर जयदीप बंसल भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर जयदीप, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि डायग्नोस कैसे होता है कि किसी व्यक्ति में साइटिका है। जैसे सीटी कराते हैं हम, एमआरआई कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अलग अलग डिजीजेस के लिए ये सारी डायग्नोस करने की चीज होती है। ऐसे ही किसी को साइटिका है, इसका क्या जांच होती है, क्या टेस्ट होता है जिससे इंसान को पता चलेगा कि उसको साइटिका है, क्या डॉक्टर्स लिख कर देते हैं? और दूसरा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर विवेक पोस्चर पे बात कर रहे थे और लगातार इस साइटिका को लेकर कहा जा रहा है कि जिनकी सिटिंग जॉब होती है उनको प्रॉब्लम होती है। व्हाट इज द राइट पोस्चर टू सिट? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और डॉक्टर विवेक ने बहुत अच्छी से इस चीज को समझाया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो टेस्ट से पहले हम जो पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उनको देखते हैं। और जो यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि कमर में दर्द हुआ और वो रिलेट करके पैरों तक जाता है, और वो दर्द बटक्स तक भी जाता है, कई बार थाई में जाता है, कई बार काफ तक जाता है, और इवन फुट में भी चला जाता है। और वो दर्द कई बार बहुत शार्प शूटिंग टाइप का पेन होता है। जो नर्व का जो पेन है, नर्व आप इससे ये समझ सकते हो जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, अगर उनके वो प्रेशर आए तो उसमें एक करंट की तरह दर्द लगेगा, और उसको हम कहते हैं रिलेटिंग पेन। और जो उसका मोस्ट कॉमन कॉज है शियाटिक नर्व का, जो शियाटिका था, जो शियाटिका जो वर्ड होता है बेसिकली एक नर्व है, बट रेडिकल डॉक्टर जयदीप, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद ऑडियो म्यूट हो गया है, प्लीज आप चेक करोगे? I still can't hear you. प्लीज इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तब तक मैं डॉक्टर विवेक से अपना सवाल ले लेती हूँ। डॉक्टर विवेक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ व्हाट इज द राइट पोस्चर टू सिट, क्योंकि अमूमन देखिए हम सभी की सिटिंग जॉब्स होती है। ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ बैठते हैं वो कहते हैं कि चाहे आई के एक्सपर्ट बैठे हो तो उन्होंने कहा है कि स्क्रीन टाइम से बचने के लिए आपको आंखें थोड़ी थोड़ी देर पर हटानी चाहिए, दूर कहीं देखना चाहिए, वैसे ही आपको बीच में वॉक भी करना चाहिए। लेकिन जिनकी 8 to 9 आवर्स सिटिंग जॉब ही हो, वो कैसे इन बीमारियों से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? तो अगर आप ध्यान दें रीढ़ की हड्डी के बनावट को, तो गर्दन के पीछे एक ऐसी लॉर्डोसिस होती है। फिर अगर ऊपर बैक शोल्डर के पास देखें तो वो थोड़ा हल्का काइफोसिस होता है 20 से 25, और लोअर बैक फिर से वो लॉर्डोसिस हो जाता है। तो वो एक ऐसा सी शेप बनता है। तो अगर हम उस पोस्चर को मेंटेन करेंगे, चाहे किसी भी पोजीशन पे बैठें, तो आपको दर्द नहीं हो। पोस्चर की जब बात करते हैं तो हम ज्यादातर जब चेयर पर बैठते हैं तो चेयर पर हम आगे होकर बैठते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर जो बैक होता है वो स्लाउच हो जाता है, ऐसे तिरछा सा बैठ। या फिर हम चेयर के एज पर बैठते हैं, जिसके कारण बैक सपोर्टेड नहीं होता है, और बहुत ज्यादा देर बैठने पर बैक में प्रेशर पड़ता है। तो बैठने का सही पोस्चर है कि आप अपने जो लॉर्डोसिस है उसको मेंटेन करके रखें, लोअर बैक की, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो, और दूसरा वो सपोर्टेड रहे, ऐसा नहीं हो कि हवा में हो, ताकि आप पूरा पीछे होके सीधा बैठे। जब भी आप लंबे समय तक बैठें तो कम से कम आपके शोल्डर और बैक रिलैक्स पोजीशन पे होने चाहिए। जब आप कंप्यूटर पर ज्यादा देर काम करते हैं तो उस समय आपका शोल्डर यूं आगे को झुका होता है, आपका शरीर आगे को झुका होता है, जिसके कारण बैक पे और शोल्डर पे ज्यादा जोर पड़ता है। जो शोल्डर की मांसपेशियां होती हैं वो गर्दन से निकल के आती हैं, और इसके कारण जो लंबे समय तक आप बैठ के काम करते हैं, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो गर्दन में और कमर में दर्द रहने की समस्या। यानी कि डॉक्टर विवेक, अगर हम सिटिंग जॉब कर रहे हैं तो हम फ्रंट फॉरवर्ड ना करते हुए बैक रिलैक्स करके बैठ सकते हैं। यानी कि जो हमने अमूमन ये सुना है कि बैक स्ट्रेट ही होनी चाहिए, आप स्ट्रेट बैठो या आप पीछे रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते हो, ये मिथ है। आप पीछे रिलैक्स होकर चेयर पर बैठ सकते हो, बस फ्रंट आपको नहीं बैठना चाहिए, राइट? जी हाँ, ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस बात पर क्लैरिटी मिली भी होगी। डॉक्टर विवेक, आप विटामिन्स का जिक्र कर रहे थे। हम आज उस एरा में रहते हैं जहां पर आप जिनसे भी मिलो लोगों को विटामिन डी और B12 उनका कम ही रहता है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, और इसको लेकर कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ लोग इसका इलाज कराते भी है, लेकिन वो बीच में छोड़ देते हैं, वो कंसिस्टेंट रहता ही नहीं है, क्योंकि आजकल लोग धूप में नहीं बैठ पाते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड B12 बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं इसमें
मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इसको कैसे दूर किया जाए, और अगर इसको दूर करने की क्या चांसेस होती है, और वो इस बीमारी को कितना हेल्प कर सकते हैं। तो विटामिन डी, शरीर में हमारा विटामिन डी जो बनता है वो सूर्य की रोशनी के कारण बनता है। हम सूर्य की रोशनी में अमूमन नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि हम सुबह में अब घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो क्लोज एनवायरनमेंट होता है, जब तक बाहर निकलते हैं तो शाम हो चुका होता है। तो विटामिन डी इसीलिए हमारे शरीर में कम बन पाता है। विटामिन डी के साथ में B12 नसों के लिए बहुत जरूरी होता है, और वो भी कई पदार्थ हमारे अंदर में पाए, हम जो खान पान करते हैं उसमें नहीं होता है। तो इसके कारण जो शिकायत होती है वो मांसपेशियों में और नसों में होती है। दोनों का असर मांसपेशियों पर भी होता है और नसों पर भी होता है। मांसपेशियों में सबसे ज्यादा शिकायत काफ मसल में दर्द, जब शाम होती है या रात में सोने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि घुटने के नीचे के जो मांसपेशियां हैं उसमें दर्द या थकावट महसूस होती है। ये सबसे पहला सिम्टम देखा गया है। इसके अलावा कमर में दर्द और गर्दन में दर्द, शोल्डर के बीच के मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। नसों में B12 की कमी के कारण झंझनाहट, सुनपन आने की शिकायत रहती है। इसको बचने के लिए आप सूर्य की रोशनी में, जो सुबह की सूर्य की रोशनी होती है, सुबह में 7 बजे से 9 बजे के बीच का, उसमें उसके थोड़ी देर उसमें बैठे। ठीक है, यानी कि ये विटामिन्स को लेकर एक कंसर्न हमेशा से रहा है। डॉक्टर जयदीप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जयदीप, मैं ये जानना चाहती हूँ कि साइटिका का क्या मेडिसिनल इलाज होता है, क्या सर्जिकल इलाज होता है, क्या इसका सॉल्यूशन होता है? साइटिका में बेसिकली इनिशियली तो जैसे डॉक्टर विक ने बताया कि पोस्चर और एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, कि अगर बैड पोस्चर होगा उसकी वजह से होता है। तो अगर पोस्चर हम सही रखते हैं, जिस तरीके से हम स्ट्रेट बैठे और बैक में सपोर्ट करके बैठे, तो उसमें काफी हद तक इसमें आराम आता है। और दूसरा, आगे झुकना नहीं चाहिए इसमें, और वेट वगैरह नहीं उठाना चाहिए, और जो स्टेयर्स वगैरह चढ़ना या सीढ़ियां चढ़ना है वो आराम से हम चलें। और वॉक करना इसमें फायदेमंद रहता है, बट बहुत ब्रिस्क वॉकिंग नहीं होनी चाहिए। ये तो एक जनरल चीजें होगी। और ट्रीटमेंट में इसमें मेडिसिन दी जाती है, जिससे मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, और न्यूरोजेनिक पेन्स के लिए मेडिसिन दी जाती है, उससे काफी आराम आता है। बट वो टेम्परेरी चीजें होती हैं तब तक के लिए, जब आप मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें। क्योंकि अगर बैक पोस्चर है और पोस्चर ठीक नहीं है और नसें दब रही हैं, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पोस्चर ठीक रखें और मसल्स की स्ट्रेंथ ठीक रखें। स्ट्रेंथ अगर ठीक होगी तो नर्व का कंप्रेशन कम होगा और हमें पेन नहीं होगा। तो इसलिए वो मेडिसिन कुछ टाइम के लिए हमें काफी आराम मिलते हैं और काफी सहायता करती है इस चीज के लिए। और जो सर्जरी है वो बिल्कुल लास्ट में की जाती है, जब बिल्कुल भी आराम नहीं आए या पेशेंट को रिलीफ मेडिसिन से बिल्कुल नहीं हो, स्पाइट ऑफ ऑल फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, तो उसमें सर्जरी की जाती है। यानी कि डॉक्टर जयदीप, एक्सरसाइजेस एंड फिजियोथेरेपी से काफी हद तक हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, और एक एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करने से, एंड बैलेंस डाइट। डेफिनेटली, जैसा कि हम लॉन्ग सिटिंग होती है सोशल मीडिया में या लैपटॉप में बैठे हुए सामने, तो वो भी एक ऐसा रीजन है जिसमें आप पोस्चर चेंज करते हैं। एक ही पोस्चर में अगर बैठते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो एक इसका बहुत बड़ा एक रीजन रहता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर जयदीप, ये भी कहा गया है, कई एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ बैठते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम अपने डाइट पर, अगर हम अपने न्यूट्रिएंट्स पर, अगर हम अपने विटामिन, पोटेशियम, मिनरल, आयरन इनटेक पर ध्यान दें, तो हम कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या साइटिका भी उनमें से एक होती है? डेफिनेटली इसमें विटामिन डी और B12 का बड़ा रोल रहता है। अगर विटामिन डी कम है और कैल्शियम की कमी है, तो बोन्स वीक, कई बार जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी वजह से प्रेस होती है, और नसें जो रेडिकल्स निकल रहे हैं वो प्रेस होते हैं। तो इस वजह से विटामिन डी, कैल्शियम, इनका रेगुलर इंटेक रहना चाहिए, और सन एक्सपोजर भी रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो सनलाइट है। इसलिए न्यूट्रिशन जो है, ये ओवरवेट को भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है इसका, क्योंकि अगर ओवरवेट होगा तो उसकी वजह से लॉर्डोसिस, जो लंबर लॉर्डोसिस है, उसका वो इंक्रीज होगा, और अगर वो इंक्रीज होगा तो नर्व के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए वेट को बढ़ने नहीं देना, पर्टिकुलरली जो टमी होती है, जो कहते हैं, वो आगे नहीं आनी चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज हो तो उससे
काफी सहायता मिलती है। डॉक्टर जयदीप, अमूमन ऐसा देखा गया है कि एक उम्र के बाद लोग स्लाउच करते हुए नजर आते हैं। ऐसा पहले हुआ करता था, लेकिन अब यंग एज के भी लोग जो है वो स्लाउच करते हुए नजर आते हैं। क्या ये बॉडी पोस्चर की वजह से होता है, और अपने बॉडी पोस्चर को, जिनकी जॉब लॉन्ग आवर्स की है, उसको किस तरह मेंटेन किया जाए? ये बहुत कॉमन चीज है कि आप सोशल मीडिया या लैपटॉप पे, टीवी पे या बैठे हुए हैं और एक बैड पोस्चर के साथ आप रहे हुए अगर लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपकी मसल, बैक मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होंगी और स्पाज्मिक मसल्स चली जाएंगी। तो इसके लिए पोस्चर को चेंज करते रहना और एक्सरसाइज करना और सही पोस्चर बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है। और पर्टिकुलरली जो लॉन्ग सिटिंग वाले लोग हैं, उनको हमेशा ये रहना चाहिए कि कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा वॉक कर लें और कुछ लाइट एक्सरसाइज रेगुलर नियमित रूप से करें। बैलेंस डाइट की बात हो गई, फिजियोथेरेपी की बात हो गई, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये पेन कांस्टेंट है, और क्या कोई घर की या घरेलू नुस्खे हर ट्रीटमेंट के बाद किए जाते हैं, क्या वो चीजें हैं जिन पर पेशेंट्स ध्यान रख सकते हैं? घरेलू नुस्खे तो बेसिकली वो पेन के लिए रहेंगे और ऑइंटमेंट हम लगा सकते हैं लोकल पेन के लिए। इसमें अगेन बात नहीं आती है कि अगर हम पोस्चर ठीक रखते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। योगा, मेडिटेशंस, ये भी इसमें काफी हेल्पफुल रहते हैं, तो वो रेगुलर करने चाहिए। डॉक्टर जयदीप, रनिंग को भी लेकर काफी बातें कही जाती है, और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिनको साइटिका होती है क्या वो प्रॉपरली रन कर सकते हैं या नहीं रन कर सकते हैं, लेकिन एक अमूमन बॉडी जो फिट है, जो बैलेंस डाइट लेती है, क्या रनिंग से हम कई सारी डिजीजेस को एट बे रख सकते हैं? और अगर हम रन कर रहे हैं या ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, जो लोग रन नहीं कर सकते हैं उस स्पीड के साथ, क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं? डेफिनेटली रनिंग और ब्रिस्क वॉकिंग इज ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर ऑल द कंडीशन। मतलब बैकएक के लिए भी, हार्ट के लिए भी और जनरल हेल्थ के लिए, हम लाइफस्टाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। बट बैकएक वाले पेशेंट्स में एक चीज का ध्यान रखना है, ब्रिस्क वॉकिंग में अगर एक एक्सेसिव ब्रिस्क वॉकिंग नहीं हो, और ब्रिस्क वॉकिंग में कहीं अगर पेन हो रहा है तो उसको वहां से बहुत ज्यादा आगे उसको खींचना नहीं है, पेन में वो चलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रनिंग है, रनिंग एडवाइजेबल तो है, बट बहुत ज्यादा रनिंग इसमें नुकसानदेह भी होती है। और पर्टिकुलरली जंपिंग जो है, कहीं से जंप करना या इससे गेम खेलना, वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जिसको बैकएक है, जब तक की बैकएक है, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर जयदीप, बेस्ट टाइम एक्सरसाइज करने का कौन सा होता है? क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है मॉर्निंग में अपनी ग्रीन टी लेकर वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कई लोग इवनिंग में कर रहे होते हैं, कई लोग रात में खाने के बाद वॉक पर, सैर पर निकल जाते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मेडिसिन लाइन कौन सा होता है जब आपकी बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जी पे होती है और तब आपको एक्सरसाइज करना चाहिए जिसका असर आपकी बॉडी पर ज्यादा देखने को मिले? एक्सरसाइज के लिए जो बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग आवर्स होते हैं, बट इसके लिए कोई टाइम नहीं है। जब जो नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ है उसमें से जब भी टाइम निकाल सकें, उसको निकाल के एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना भी कर पाए तो अपनी वॉक और रेगुलर लाइट योगा करना, ये हमेशा फायदेमंद रहता है। और उसमें आइडियल टाइम मॉर्निंग में रहता है, बट शाम को भी कर सकते हैं, खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं, फिर कोई वो नहीं है। अगर कई कुछ लोग हैं जो ऑफिस में है और आफ्टरनून में टाइम मिलता है, तो वहां पर भी योगा और लाइट एक्सरसाइजेस, बैक की रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, न केवल बैक की बट नेक की भी, क्योंकि नेक पोस्चर भी बड़ा बिल्कुल। तो एक्सरसाइज किसी भी वक्त मिले करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।